हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज जो टॉपिक हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वह आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होगा, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, जिसमें आरबीआई के बारे में ना पूछा जाता हो। जनरली हमको भी आरबीआई के बारे में भी पता होना चाहिए, बट क्वेश्चन आते हैं और फिर भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई कब स्टेबल हुआ, आरबीआई बिफोर इंडिपेंडेंस में कैसे कैसे जो है फॉर्मुलेट हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, और क्या क्या इसकी पॉलिसी होती हैं, तो ये सब आज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा किया है मैटर। और एक इस तरीके से मैटर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो, और अगर कोई भी एग्ज़ाम आए तो उसमें से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो मेरे साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस एनवायरनमेंट में यूनिट नंबर 4 जो टॉपिक है C106 जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वहाँ भी आपका खूब पूछता है आरबीआई के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बीकॉम सेकेंड ईयर पब्लिक फाइनेंस C206 कोड जो है आपका, वहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, डिफेक्ट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, वो सब आरबीआई के अंतर्गत ही आता है। धीरे धीरे फैलता चला जाता है आरबीआई। और बीकॉम फाइनल में तो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम C303 कोड यूनिट 6 आरबीआई के नाम से पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो ये तीनों ट्रेडिशनल, और बीए में भी खूब पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में पब्लिक फाइनेंस और मनी के नाम से होगा, वहाँ भी खूब होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पीओ हो, क्लर्क हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल, पुलिस भर्ती, सेना भर्ती, सब में जो है खूब पूछा जाता है। तो हमने इसके जो है छोटे छोटे पार्ट करने की कोशिश की है। आज हम जो आपको इसके बारे में डायरेक्शन देंगे वो बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले आरबीआई कैसे जो है स्थापित हुआ, कैसे जो है क्या क्या इसके कौन कौन सी डेट को क्या हुआ, उसको हमने एक ओवरव्यू लिया है। तो उसके बारे में आप लोग देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसके बारे में हमने बताया है कि बिफोर, आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बोरियत भी ना हो, आप लोग नोट डाउन भी कर लें और इसको सिलेवार से लिख भी लें। आप लोग सभी लोग इसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसे आपको उचित लगे। तो देखिए, आरबीआई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय बैंक हर किसी देश में होता है और वो सर्वोच्च बैंक होता है। सारे सरकार की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो सब उसी के माध्यम से संचालित की जाती हैं। और जो देश का अधिनियम होता है, विशेष एक्ट होता है, उसके द्वारा उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो अन्य बैंकों को प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये मौद्रिक का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, ये केंद्रीय भूमिका निभाता है। और हमारे भारत में ही ऐसा एक बैंक केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई के नाम से जिन्हें जाना जाता है। यह सारी पॉलिसी को देखता है। तो आज हम जो इसकी बात करेंगे वो सिर्फ इसकी फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे, कैसे स्टेबल हुआ। तो देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो सबसे पहले 1913-14 में, 1913-14 में पहली बार प्रयास किया गया चैम्बरलिन आयोग के सदस्य प्रोफेसर कीन्स द्वारा। यानी आरबीआई के बारे में जब सोचा गया तो समझ लीजिएगा सबसे पहला जो डेट आएगा 1913-14। बहुत से लोग 1913 में कहते हैं, बहुत सी किताबों में 1914 लिखा हुआ है, तो जो भी ऑप्शन आपका है वो लिखिएगा। पहली बार प्रयास किया गया तो प्रोफेसर कीन्स ने किया। कौन से आयोग के सदस्य थे? चैम्बरलिन आयोग के सदस्य थे। उसके बाद 1921 में, 1921 27 जनवरी को तीन बैंक थे, तीन बैंक प्रेसिडेंसी बैंक, तीन प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मुंबई 1843 में। तीनों के तीनों बैंकों को, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया गया और एक इम्पीरियल बैंक इनको नाम दे दिया गया। ठीक है, कौन से सन में? 27 जनवरी 1921 को। 27 जनवरी 1921 को तीन बैंक प्रेसिडेंसी बैंक, जो 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया? इम्पीरियल बैंक।
जिसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, बाद में नेशनलाइजेशन कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इम्पीरियल बैंक का, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1926 में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई की सिफारिश की। देखिए पहले 1913-14 में, फिर उसके बाद 27 जनवरी 1921 को तीनों बैंकों को मिला के इम्पीरियल बैंक बनाया गया। 1926 में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया, उसने सिफारिश की। किसकी सिफारिश की? कि आरबीआई एक देश में होना चाहिए। आफ्टर इट 1931 में एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनाई गई। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनाई गई। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने क्या बताया? केंद्रीय बैंक जांच समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में कहा कि अगर इस बैंक की तुरंत जो है स्थापना नहीं की गई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन होती चली जाएगी। CBEC सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट दी। कौन से सन में? 1931 में। 1933 में 1933 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें उसकी स्थापना का निर्णय ले लिया गया। ध्यान रखना 1933 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये वैसे राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक के लिए जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उसी में यह निर्णय ले लिया गया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। आप जानते ही हैं किसी भी बैंक को या कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर हमें इंडिया के अंदर खोलना है तो वो लोकसभा राज्यसभा में पास करना पड़ता है, एक्ट बनाना पड़ता है। तो 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, अधिनियम पारित हो गया और 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई एक्ट कब पास हुआ तो वो 1934 में जाएगा। और अगर कहे कि आरबीआई कब स्टेबल हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। काम कब से करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 से, ठीक है। 1937, देखिए इसकी ये जो बैंक आरबीआई की स्थापना की गई, यह आप लोग सोचते होंगे कि इसका हेड ऑफिस मुंबई में है तो ये स्थापना भी मुंबई में होगी। नहीं, यह जो स्थापित किया गया कोलकाता में स्थापित किया गया। 1937 में इसको मुंबई लाया गया। तो लिख दिया है 1937 में परमानेंटली मूव टू मुंबई, हेड ऑफिस इसका मुंबई है। कहाँ से लाए? बिफोर स्टेबल इन कलकत्ता, जो पहले कहाँ पर स्थापित था? कलकत्ता। तो अगर आपसे पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई तो कलकत्ता में, ठीक है। और इसको मुंबई कब लाए गए? 1937 में लाए गए, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पर है? अब मुंबई में है। आफ्टर इट 1947 मार्च 1947 तक वर्मा सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य किया। देखिए वर्मा फॉरेन कंट्री है, वर्मा के बैंक के रूप में भी कार्य किया। कब तक? मार्च 1947 तक, ठीक है। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। यानी अगर हम लोग बात करें तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से पहले की अगर बात करें तो 1935 में आरबीआई स्थापित हुआ और उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ध्यान रखेंगे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न से याद कर लेंगे, ऑसबॉर्न से आपको याद हो जाएगा BORN, बॉर्न, ठीक है। बॉर्न माने जन्म लेना। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब आरबीआई का जन्म हुआ तो कौन थे गवर्नर? ऑसबॉर्न। तो आपको याद रह जाएगा ऑसबॉर्न। 1935 से लेकर 37 तक इनका कार्यकाल रहा। तो अगर आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। शायद आप भूलेंगे नहीं, आप लोग इस टेक्निक से आप लोग याद कर लेंगे। अगर स्वतंत्र भारत की पूछता है तो गवर्नर कोई और हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1947 से पहले की बात, ठीक है। स्थापना के समय कॉल्ड एज शेयर होल्डर बैंक, इसको जो कहा जाता था वो अंशधारियों का बैंक कहा जाता था। आपको मालूम ही है कि जब भारत सरकार ही 1947 में आई, क्योंकि भारत जब आज़ादी 1947 में हुआ तो उससे पहले तो भारत सरकार का नाम कुछ होगा ही नहीं। उससे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही यह स्थापना की। तो उस समय कब्जा जो था क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेज जब आए तो अपनी कंपनी लेकर आए
और कंपनी से ही सारा उन्होंने भारत पर राज किया, तो सब प्राइवेट हाथ में ही सब सारा लेन देन हुआ करता था। इसलिए आरबीआई जब 1935 में स्थापित हुआ तो उसके बाद भी सारा का सारा होल्ड जो था वो प्राइवेट लोगों के हाथ में ही था। इसलिए इसको कहा जाता था कॉल्ड एज शेयर होल्डर बैंक्स, अंशधारियों का बैंक। तत्कालीन अगर बात करें उस समय की, तो कैपिटल जो हुआ करती थी वो 5 करोड़ हुआ करती थी। 5 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ रुपीज़ 5 लाख शेयर में 100 रुपये का एक शेयर में डिवाइड होती थी। यानी कि अगर पूछे कि 1935 में जब स्टेबल हुआ तो उस समय उसकी कैपिटल कितनी थी, 5 करोड़, ठीक है। और एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का। इसका मतलब 5 लाख शेयर हो गए, 100 रुपये का एक शेयर हो गया। उस समय की गवर्नमेंट के पास उस समय कितने शेयर थे, सिर्फ 2200 शेयर थे, 2200 शेयर। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ के एक शेयर, तो 2,20,000 रुपये के हो गए। बाकी सारे के सारे जो शेयर थे वो प्राइवेट लोगों के पास थे, पब्लिक के पास थे। 4,97,800 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, यानी अगर बात करें तो ये आपके पास हो जाता है 4,97,80,000 रुपये की जनता के पास थे। गवर्नमेंट के पास कुल 2,20,000। तो गवर्नमेंट कहाँ से डिसीजन लेती है कि सब अपने अपने फ़ायदे की बात सोचते होंगे। तो ये आरबीआई का B4 का स्ट्रक्चर्स है, और आरबीआई का B4 में ये सिस्टमेटिक तरीके से हम डे बाय डे हमने इस तरीके से इसको लेकर चले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है जिससे आप इसे हाथ के हाथ नोट करते रहें, याद भी करते रहें। आरबीआई ज़रूर पूछा जाता है, ट्रेडिशनल एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश की गई है। इसे आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। बाकी कल मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर डिपेंडेंस, ठीक है ना, कि स्वतंत्र होने के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे फॉर्मुलेशन हुआ, कल मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अगर आप 10 मिनट 12 मिनट भी अगर इसी तरीके से देखते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप लोगों को सारी चीज़ें पॉइंटली क्लियर हो जाएंगी। आशा है कि ये सब क्लियर होगा। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ क्लास जो है आज समाप्त करते हैं।